Hello everyone, once again welcome to the online platform of Abhinav Science Academy, and today's our topic is respiratory volumes and capacities. So let's start नए जोश के साथ. So let's discuss about the respiratory volumes and capacities. To understand this, there is the need to discuss some important concepts. That is, first is the normal breathing. First is the normal breathing. So normal breathing, it is the breathing in which we are not exerting any additional force. Actually, it is the breathing in which there is no additional force is required. मतलब जो हम नॉर्मली जो ब्रीथिंग कर रहे हैं वो नॉर्मल ब्रीथिंग है. यस, जिसमें आप एडिशनली कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो वो जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल ब्रीथिंग होगी. और यहां पर नॉर्मल ब्रीथिंग में मेन जो है ये एब्डोमेन से होने वाली है. तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई एकदम, जिसमें आप कोई फोर्स नहीं और कोई एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, और नॉर्मली जो ब्रीथिंग एकदम फ्लो के साथ चल रही है, स्मूथली चल रही है, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल ब्रीथिंग. और दूसरी बात, इसी के अपोजिट की अगर हम बात करें तो एक फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है. एक फोर्सफुल ब्रीथिंग भी यहां पर होगी. अब नाम से ही समझ रहा है बेटा यहां पर कि जो फोर्सफुल ब्रीथिंग है इसमें वर्ड ही आ गया कि यहां फोर्स लगा रहे हो. डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन जहां फोर्सफुल ब्रीथिंग है वहां आप एडिशनल फोर्स लगा रहे हो, आप अलग से यहां पर फोर्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, ये बात है. तो फोर्सफुल ब्रीथिंग में आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो. अब यहां सोचने वाली बात है कि भाई हम जो ये एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग में, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आता कहां से है? कोई जादू तो होगा नहीं, एकदम से आ तो नहीं जाएगा फोर्स और चक्री घुमा दी और फोर्स आ गया, ऐसी भी बात नहीं है. तो ऑफकोर्स यहां पर फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए स्पेशलाइज मसल्स का यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो फोर्सफुल ब्रीथिंग में अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ मसल्स होंगे एब्डोमेन में, जिनको हम एब्डोमिनल मसल्स बोलेंगे. ये एक्चुअली फोर्सफुल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे. और दूसरी बात जो है, हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ब्रीथिंग को हमने बहुत ही बेहतरीन और डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, तो डेफिनेटली जरूर देखें. तो फोर्सफुल ब्रीथिंग में एब्डोमिनल मसल्स तो आएंगे ही, साथ में एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आएंगे. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये यहां पर फोर्सफुल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं. तो इस तरीके से इन फोर्सफुल ब्रीथिंग टू मसल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. दीज टू मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल ब्रीथिंग. और ये जो फोर्सफुल ब्रीथिंग है इसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा. अब ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है, अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आएगा. नॉर्मली जितना ऑक्सीजन आता है उससे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा. और अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा तो नॉर्मली जितना CO2 बाहर जाता है उससे ज्यादा CO2 बाहर जाएगा. तो जाहिर सी बात है, फोर्सफुल ब्रीथिंग में हम यहां पर दोनों चीजें आ जाएगी. एक आ जाएगा अपना फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यहां पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी होगा. और फोर्सफुल अगर इंस्पायरेशन होगा तो यहां पर अगर हम बात बिल्कुल सोच सकते कि यहां एक्स्ट्रा O2 आने वाला है. नॉर्मली जितना O2 आता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि हम एडिशनल फोर्स लगा रहे. अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे होते तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं आता. इन द सिमिलर मैनर यहां पर जिस तरीके से फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, ठीक उसी तरीके से यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होगा.
फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी यहां पर होने वाला है, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा तो नॉर्मली जितना CO2 बाहर जाता है एक्सपायरेशन से वो ज्यादा CO2 जाएगा, तो यहां पे भी बेटा यहां पर एक्स्ट्रा CO2 बाहर जाने वाला है। तो फोर्सफुल ब्रीथिंग में जाहिर सी बात है पूरा दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ऐसे ही यहां पर एक्स्ट्रा O2 और CO2 बाहर जाने वाला नहीं है, तो आप में उसके लिए दम होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये हो गया यहां पर नॉर्मल ब्रीथिंग और फोर्सफुल ब्रीथिंग का डिफरेंस। नाउ अब ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है या फोर्सफुल ब्रीथिंग हो रही है, यस, इसको हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द पर्टिकुलर दिस नॉर्मल ब्रीथिंग एंड फोर्सफुल ब्रीथिंग। सो दोनों को हम यहां पर मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग को भी और फोर्सफुल ब्रीथिंग भी, और उसमें हम मेजर कर सकते हैं कि नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सेल हो रहा है, फोर्सफुल ब्रीथिंग में कितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कितना CO2 एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसके लिए खासकर इंस्ट्रूमेंट भी है। तो यहां पर जो टर्म्स यूज होंगे, जो हम मेजरमेंट करने वाले हैं, उसके लिए जो टर्म्स यहां पर यूज होने वाले हैं वो है यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है उसके लिए और एक वर्ड आएगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है इसको आप और एक वर्ड बोल सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया है, लंग्स के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, बिल्कुल स्पेशल है, दैट इज पल्मोनरी। तो आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को आराम से पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी बोल सकते हो। और ठीक उसी तरीके से यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के साथ साथ हमको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को भी मेजर करना है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अगर हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स बोलेंगे, तो अगर हम बात करें कैपेसिटीज, तो कैपेसिटीज के लिए भी हम यहां पर जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी कैपेसिटीज ये वर्ड हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के लिए और एक वर्ड है दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम्स, एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को और एक वर्ड है पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब इसको कैसे मेजर करेंगे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये भी सारी चीजें हमको यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है, और उसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले कि किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है क्या, व्हाट इज द मीनिंग। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में हम कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बाहर जा रहा है, ये हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम में हम वॉल्यूम ऑफ O2 इंस्पायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 इंस्पायर्ड हो रहा है, इंस्पायर्ड को और एक वर्ड है हम जानते हैं इनहेल्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड कर रहे हैं हम, इंस्पायर्ड कर रहे हैं, और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 हम एक्सपायर्ड कर रहे हैं और एक्सेल्ड कर रहे हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का यहां सेंस है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम इंस्पायर्ड या इनहेल्ड कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हम जो है इंस्पायर्ड कर रहे हैं या इनहेल्ड कर रहे हैं, और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 हम एक्सपायर्ड और एक्सेल्ड कर रहे हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं, ये हमको मेजर करना है, एंड दैट इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और इन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, और हम इसको मेजर्ड करेंगे, मेजर्ड इन ml, इसको हम ml में मेजर करेंगे। अब आप सोचोगे वॉल्यूम है तो ml का क्या सेंस है। देखो एयर, सिर्फ एयर नहीं आने वाली है, यहां पर जो एयर आती है वो जनरली मॉइस्ट एयर होती है, तो उसमें डेफिनेटली वाटर पार्टिकल्स होते ही होते हैं, और इसीलिए भी वो कोई ड्राई एयर रहने वाली नहीं है, वहां पर कोई ना कोई मॉइस्चर और वाटर पार्टिकल्स बिल्कुल रहने वाले, और इसलिए हम इसको ml में गिनने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो हैं उनको भी हम गिन सकते हैं इन ml, और ठीक उसी तरीके से जो पल्मोनरी कैपेसिटीज है
इनको भी हम मेजर कर सकते हैं। अब ये पल्मोनरी कैपेसिटीज कैसे हम मेजर करेंगे, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगेन विद डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपको पूरा देखते हुए जाना है, तब जाके आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। और प्रीवियस वीडियोस जो इसी सीरीज के जो हम रेस्पिरेशन, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो भी आपको देख ही लेना है ताकि आपको एक कंटिन्यूटी रहे और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज भी हम यहां पर मेजर कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स जो हैं या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के एडिशन से और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी हम यहां पर पल्मोनरी कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे वो अब हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बेहतरीन सा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, क्योंकि देखो हम खुद तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी हम खुद तो मेजर कर नहीं सकते, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एंड द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज पायरोमीटर। सो हियर जो है यहां पर हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, स्पायरोमीटर की। तो स्पायरोमीटर की यहां पर बात चल रही है। तो स्पायरोमीटर बेटा यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जिससे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दोनों हम मेजर कर सकते हैं। दोनों हम इससे मेजर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी हम इससे मेजर करते हैं। तो आपके आंखों के सामने ये जो नजर आ रहा है दैट इज पायरोमीटर, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी इंस्ट्रूमेंट का सेटअप देखेंगे तो आपको बेटा यहां पर नजर आ रहा होगा कि यहां पर जो है ये स्पायरोमीटर नजर आ रहा है, और स्पायरोमीटर्स में यहां पर मार्किंग्स दिख रही हैं, ये देखो, और ये ml में है। 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, अप टू 4000 ml तक दिख रहा है। ये देखो एयर फ्लो मेजरमेंट, जो एयर का फ्लो आएगा उसका यहां पर मेजरमेंट होगा। ये एक माउथ पीस नजर आ रहा है, माउथ पीस। तो हमको क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमको अपने माउथ में लेना है, और माउथ में लेकर उसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग भी लेंगे। पहले हमको नॉर्मल ब्रीथिंग के समय कितना वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है वो भी मेजर करना है, और हम फोर्सफुल ब्रीथिंग भी करेंगे जिसमें आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, तो उस समय कितना वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हम ये माउथ पीस में ये जो है ये इस पार्ट को लेंगे, और उसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग भी लेंगे, उस समय कितना वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है वो भी मेजर करना है, और हम फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर लेंगे और बाद में फिर CO2 को बाहर छोड़ेंगे। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक लेडीज नजर आ रही है, और यहां जो है ये इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, यही सेम इंस्ट्रूमेंट यहां पर है, और यहां नोज क्लिप दिख रही है, क्योंकि हमको यहां पर जो ब्रीथिंग जो लेना है वो माउथ से लेना है। यहां पर नोज क्लिप से यहां नोज बंद रहने वाले हैं, ये देखो नोज क्लिप से नोज बंद है, और इसी को हम स्पायरोमेट्री बोलेंगे, स्पायरोमेट्री, यस, इंस्ट्रूमेंट को ही। और इसमें क्या हो रहा है, देखो ये माउथ वाले रीजन में ये माउथ पीस फिट है, और वहां पर हम फिर ब्रीथिंग करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग भी हम मेजर कर सकते हैं, उस समय कितना एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, और फोर्सफुल ब्रीथिंग में भी हम मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से है। ऐसी और एक डायग्राम यहां पर है, देखो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहां नजर आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर स्पायरोमेट्री नजर आ रही है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। यहां पर भी नोज क्लिप नजर आ रही है, और ये एक ऐसा एक कंपार्टमेंट समान रूम है जहां पर मेन आपको ब्रीथिंग नॉर्मल और फोर्सफुल लेनी है, और जो भी आप वहां पर नॉर्मल ब्रीथिंग करो या फोर्सफुल ब्रीथिंग करो, तो उस समय जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसका जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होगा, यस, तो उसको हमको यहां पर मेजर करना है। तो यहां पर दिख रहा है बेटा, यहां पर मेजरिंग योर लंग्स एयर फ्लो, आपके लंग्स का कितना एयर फ्लो है आप इसको मेजर कर सकते हो। ये मेजर करने वाला नौजवान यहां पर नजर आ रहा है, जवान ही नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो यस, बूढ़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और डेफिनेटली यहां पर ये जो इसके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, यहां पर ग्राफिकली जो है यहां पर इसका ग्राफ आने वाला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स
और कैपेसिटीज का, और वो यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहां पर आपको ग्राफ नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्पायरोमीटर बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हम यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं। अब एक दिमाग में आएगा कि भाई ये हम मेजर क्यों कर रहे हैं, कि हमको कोई काम धंधे नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, हम बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, हमको काम है। यस, तो इसका एक इंटेंशन है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज? इससे हमको लंग्स की इफिशियंसी पता पड़ेगी कि सही में हमारा जो लंग्स है वो सही तरीके से फुसफुस कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये हमको हम मेजर कर सकते हैं कि वो अपने 100% इफिशियंसी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से यहां पर हम लंग्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर यहां पर कुछ नॉर्मल वैल्यूज रहेगी, वो भी हम सब देखने वाले हैं, तो कुछ नॉर्मल वैल्यूज रहेगी, उतनी वैल्यू आनी चाहिए, उसके आसपास आनी चाहिए। उससे बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लंग्स हिल चुका है, आपका लंग्स का सिस्टम हिल चुका है, ये समझ में आएगा। तो मुद्दा वही है कि उससे हम लंग्स की इफिशियंसी को मेजर कर सकते हैं, और उससे फिर हमको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली लंग्स में प्रॉब्लम हुआ है, ये हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं। तो यहां स्पायरोमीटर जो है, इसके यूज की अगर हम बात करें, इसका यूज अगर हम देखें तो इसका यूज होगा, जिसको हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करने के बाद जो डॉक्टर चेक करते हैं और उसके हिसाब से वो जो बताते हैं, वैसे ही यहां लंग्स की टेस्टिंग होने के बाद, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दिखने के बाद, फिर जो है डॉक्टर्स लोग जो है उसके हिसाब से सजेशंस देंगे। इसके लिए एक वर्ड है बेटा यहां पर, दैट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आपकी आएगी, उसके हिसाब से क्लिनिकल डायग्नोसिस की जाएगी, और उससे चेक किया जाएगा कि लंग्स की इफिशियंसी बरोबर है या नहीं है, वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वहां वैल्यूज रहेंगे, उस पर से हमको ये समझ में आने वाला है, और ये ग्राफिकली वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां क्लिनिकल डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होगा, और इसमें मेजर किया जाएगा, मेजरिंग द इफिशियंसी ऑफ लंग्स। तो यहां पर इफिशियंसी ऑफ लंग्स जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लंग्स की इफिशियंसी है या नहीं है। तो ये इस तरीके से स्पायरोमीटर है। अब ये कैसे क्या मेजर करेगा, और क्या क्या वॉल्यूम्स रहने वाले हैं, और क्या क्या कैपेसिटीज रहने वाले हैं, अब उसके बारे में हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आगे। अब यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां अब इसको हम बात करेंगे कि क्या क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है और कैपेसिटीज है। तो पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं, और बाद में हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा यहां पर जो नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो सबसे पहला वॉल्यूम जो हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम है। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम की खास बात है कि ये जो टाइडल वॉल्यूम है, ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन वगैरह हमने लिखी है, तो आपको सिर्फ समझना है, लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही यहां पर इमेज नजर आ रहा है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। बाकी आपके बुक्स में भी, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर नीट एग्जामिनेशन में 100% इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब ये ऐसा पोर्शन है कि आप ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में चाहे कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, तो आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। फिक्स क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है पीओक्यूज में, 2022, 23, 24 इन सभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आया है, तो ये ध्यान रखें। टाइडल वॉल्यूम जो है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, मैंने एकदम आते सही जो लेक्चर का जो स्टार्ट किया हमने, उसी में मैंने नॉर्मल ब्रीथिंग समझाया। नॉर्मल ब्रीथिंग यानी आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, उस समय जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उस समय जो वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द टाइडल वॉल्यूम। इतना सिंपल सा है। तो डेफिनेशन सुनो बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड
और एक्सपायर्ड, यानी जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी जो इंस्पायर्ड हो रही है, इंस्पायर्ड मतलब इनहेल, जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम, या जो CO2 हम बाहर छोड़ रहे हैं उसका वॉल्यूम, ड्यूरिंग, यहां पर जो सबसे जरूरी बात है, ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। और जब नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, नॉर्मल मतलब जहां जो फोर्सफुल नहीं है, तो उस समय जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द टाइडल वॉल्यूम। सीधी सीधी बात करें तो हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उस समय जो वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है, वो जो वॉल्यूम है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो 500 ml। तो ये वैल्यूज आपको याद रहना बहुत जरूरी है, तो इसको बाय हार्ट याद रखना जरूरी है। तो इसकी वैल्यू 500 ml रहेगी, 500 ml। अब यहां पर और एक यहां पर वैल्यू नजर आ रही है, तो ये वैल्यू 500 ml रहेगी, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, दूसरा यहां लिखा एक स्टेटमेंट है, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो स्टेटमेंट ये है, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, यानी एक हेल्दी पर्सन है वो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर सकता है 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, एक मिनट में। अभी वैल्यू कैसे क्या आई उसको भी हम समझते हैं। तो ऑलरेडी हमने वैल्यूज देखी है, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग, हमने नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ये 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग है। अब ये इसी पर से ये वैल्यू आएगी। अब कैसे? तो यहां पर हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे, टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो टाइडल वॉल्यूम को हम रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उससे हम यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अभी अभी हमने देखा टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml है, और रेट ऑफ ब्रीथिंग, अब रेंज है इसकी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो यहां पर भी वैल्यू पर मिनट ही है। तो यहां 500 ml इंटू 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये ऐसी वैल्यू है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, तो डेफिनेटली ये 6000 ml हो जाएगा अगर हम 12 से इंटू करते हैं तो। और अगर हम 16 से उसको इंटू करेंगे तो यहां पर वो 8000 हो जाएगा, 16 5 80 होता है, तो 8000 ml ये होने वाला है। तो इस तरीके से बेटा यहां पर वैल्यू आने वाली है। तो हमको सिर्फ सीधा मगअप ही नहीं करना है, वो वैल्यू कैसे आई है ये भी हमने यहां पर समझे है। तो 6000 to 8000 ml जो वैल्यू है इस तरीके से आई है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो ये 6000 ml to 8000 ml है, और ये पर मिनट है। तो इस तरीके से ये पहली वैल्यू हो गई, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। होप सो सबको समझा है। आगे दूसरी बात, दूसरा जो यहां पर वैल्यू होगा वो होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरी वैल्यू जो होने वाली है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, ये वर्ड इंस्पायरेशन से रिलेटेड है, ऑफकोर्स ये इंस्पायरेशन से रिलेटेड है। इंस्पायरेटरी, ये वर्ड इंस्पायरेशन से रिलेटेड है। अब यहां पर इंस्पायरेशन तो होगा, लेकिन ये इंस्पायरेशन फोर्सफुल होने वाला, ये सबसे जरूरी बात है। मतलब यहां नॉर्मल ब्रीथिंग होती थी टाइडल वॉल्यूम में, यहां फोर्सफुल ब्रीथिंग होगी, और खास करके यहां पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा। और मैंने बताया कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन में एक्स्ट्रा या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, तो यहां फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा। तो डेफिनेशन समझते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर मतलब वो भी ऑक्सीजन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ये सबसे जरूरी है, बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। तो अगर कोई पर्सन फोर्स के साथ इंस्पायरेशन कर रहा है और उस समय
वो जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन वो जो करेगा, उस समय जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, दैट इज नथिंग बट द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सीधी सीधी बात बोले तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पायरेशन जब हम करेंगे तो उस समय जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, दैट इज नथिंग बट द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो रहने वाली है 2500 ml टू 3000 ml। तो इसकी रेंज है, लोअर रेंज है 2500 ml और अपर रेंज है 3000 ml। तो ये हो गया यहां पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरी बात, इसी के जैसा जो रहने वाला है वो थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी समझे, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसी के जैसा और एक वॉल्यूम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इधर इंस्पायरेटरी था तो इधर इंस्पायरेशन आया था। अब जाहिर सी बात है ये एक्सपायरेटरी है तो यहां एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। यहां पे भी जैसे यहां फोर्सफुल इंस्पायरेशन हुआ था वैसे यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन होने वाला है। तो यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा, मतलब यहां हम फोर्स के साथ एक्सपायरेशन करेंगे तो जितना नॉर्मली CO2 जाता है उससे एक्स्ट्रा CO2 जाएगा। तो यहां पर देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर मतलब यहां CO2 आएगा, यहां O2 आया था इंस्पायरेशन में, यहां एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर CO2, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ CO2 बाहर जाएगा, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड दीज एवरेजेस 1000 ml टू 1100 ml, 1100 ml, ये इसकी वैल्यू है। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो सीधी सीधी बात है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग के वक्त रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV फोर्सफुल इंस्पायरेशन के वक्त होगा, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के वक्त होगा। और इनकी वैल्यूज जो है वो भी हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, और एक वॉल्यूम यहां पर जो रहने वाला है वो रेसिडुअल वॉल्यूम की बात हम करेंगे, और एक वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी तक जो हमने वैल्यूज पढ़े हैं वो हमको काम आने वाले, वो हम पहले तो नोट डाउन कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म लेंगे, टाइडल वॉल्यूम टीवी, टीवी मतलब घर में देखने वाली टेलीविजन नहीं है, नहीं तो टेलीविजन लोगे वैसी बात नहीं है। टीवी की वैल्यू 500 ml है, ये भी ध्यान रखें। दूसरी बात कि यहां दूसरा IRV, दूसरा जो IRV यहां पर आने वाला है वो IRV की जो वैल्यू है वो 2500 ml टू 3000 ml, ये वैल्यू है, ये अभी अभी हमने देखे। तीसरी वैल्यू जो हमने देखे वो ERV, ERV जो है वो 1000 ml टू 1100 ml, ये वैल्यू आपको याद रखना है इस तरीके से। तो ये हमने तीन वैल्यूज अभी पढ़े हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक वॉल्यूम है यहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब ही होता है बचा कुचा, एक आधी चीज जो बच जाती है। रेसिड्यू, ये जो वर्ड है यहां पर रेसिडुअल, ये जो वर्ड है ये रेसिड्यू से रिलेटेड है, और रेसिड्यू का मतलब ही होता है लेफ्ट ओवर। कोई भी चीज जो बच जाती है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। अब क्या होगा कि हम जितना जोर लगा के, ऐसा वाली बात है, जितना जोर लगा सकते हो, जितना दम है आप में उतना दम लगाओ, जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हो करो, लेकिन फिर भी आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में हमेशा रहेगी। लंग्स कभी भी पूरा एम्प्टी होता नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा बची कुची रहेगी लंग्स में, और वही जो है वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहेगा लंग्स में वो रेसिडुअल वॉल्यूम। जब हमारी डेथ होती है, जय श्री राम हो जाता है और हम ऊपर चले जाते हैं यमराज के पास, नरक में या स्वर्ग में तो लोग ही बताए, लेकिन जहां पे भी आप जाओ, यस, कर्मों पर मामला है। लंग्स जो है वो पूरी तरीके से एम्प्टी एकदम डेथ होने के बाद भी नहीं होगा, मतलब लंग्स पूरी तरीके से एम्प्टी, डेथ होगी और डेथ के बाद लंग्स बंद होते जा रहा है, बंद होते 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 जाएगा और फिर जाके वो पूरा एम्प्टी होगा। यानी आफ्टर डेथ ही पूरा लंग्स एम्प्टी होने वाला है, उसके पहले लंग्स कभी पूरा एम्प्टी होता नहीं है। तो यहां पर जो डेफिनेशन नजर आ रही है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो
वॉल्यूम ऑफ एयर बची हुई है। कब? इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, जितना आप में दम था पूरा एक्सपायरेशन लगाया, जितना फोर्सफुली आप CO2 बाहर छोड़ सकते थे आपने छोड़े, फिर भी जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहेगा, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यू का मतलब ही लेफ्ट ओवर होता है, रिमेनिंग इन द लंग्स, और इसकी वैल्यू जो है वो 1100 ml टू 1200 ml रहने वाली है। 1100 ml टू 1200 ml। तो ये और एक वॉल्यूम यहां पर जो है वो, यहां पर और एक वॉल्यूम आ गया, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो और एक वॉल्यूम यहां पर हमको नजर आ रहा है, दैट इज RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 टू यहां पर 1200 ml, और ये 1100 टू 1200 ml यहां पर आने वाली है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है अच्छे से कि इसकी वैल्यू 1100 ml टू 1200 ml रहने वाली। ये वैल्यूज हमारे काम आने वाले हैं, इसलिए हमने यहां पर एक साथ लिखे हैं। तो इस तरीके से ये सभी वॉल्यूम्स हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होता है। इंस्ट्रूमेंट भाई मशीन है, उसका एक लिमिटेशन है कि वो रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। बाकी सब वॉल्यूम वो मेजर कर सकता है, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। ये जरूरी बात आपको ध्यान रखना है। और इसलिए भी नहीं मेजर कर सकता क्योंकि वो बचा कुचा, क्योंकि लंग्स को हम पूरा खाली नहीं कर सकते। यस, हमको जिंदा रहना है, तो जाहिर सी बात है कि यहां रेसिडुअल वॉल्यूम बचा कुचा रहेगा, वो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। तो यहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछा नहीं गया है कभी, बट रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। अब यहां तक हमने पल्मोनरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात की है, और अब हमको रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में बात करनी है कि वो किस तरीके से रहने वाले। तो अभी तक हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब बात हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की करेंगे। मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या पल्मोनरी कैविटी, ये जो हमने अभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़े, उन्हीं के एडिशन से या उन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आता है। तो यही लिखा है यहां पर, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। पूरे के पूरे ऐड नहीं करना है, कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करना है। डिस्क्राइब्ड अबव, जो हमने यहां पर देखे, टीवी, IRV, ERV, RV, ये इनके एडिशन से, सभी के सभी नहीं, कुछ, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो इन्हीं के एडिशन से जो हम पल्मोनरी कैपेसिटीज को डिराइव कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका रोल होगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब जहां आप लंग्स की टेस्टिंग कर रहे हो कि लंग्स बरोबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम लंग्स की टेस्टिंग करते हैं, वैसे हार्ट की भी करते हैं, ECG वगैरह आपने सुना होगा। तो वैसे ही ये हम लंग्स की टेस्टिंग करने के लिए कर रहे, बेवजह नहीं कर रहे। अब हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कैपेसिटीज रहने वाले हैं। तो अब कैपेसिटी में पहली कैपेसिटी जो रहेगी वो रहने वाली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला जो है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो पहले जब भी ये आप पढ़ते हो बेटा, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो कि यहां नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है या फोर्सफुल हो रही है। ये सबसे जरूरी बात है, ये सबसे जरूरी वर्ड है, नॉर्मल ब्रीथिंग है या फोर्सफुल है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में जो इंस्पायरेशन होने वाला है वो नॉर्मल इंस्पायरेशन ही होने वाला है। यहां पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं होगा, इट इज नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मली CO2 को आपने बाहर छोड़ा, नॉर्मली मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो आप नॉर्मली इंस्पायरेशन कर रहे हो, नॉर्मली आपने CO2 बाहर छोड़ा, और उसके बाद आप नॉर्मली जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये मेजर कैसे करेंगे? वो जो हमारा माउथ पीस था उसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे,
नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे पहले, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और उससे ये वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन सुने, और इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली 100% जरूरी है, बहुत बार आ चुका है, ध्यान से सुने। और ये डेफिनेशन भी जैसे के वैसे याद करना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। देखो वर्ड इंस्पायरेटरी है तो ये भी एक पकड़ लेना है, इंस्पायरेटरी यानी बात इंस्पायरेशन की आएगी। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब एखादे पर्सन ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया और उसके बाद जो वो नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा है, नॉर्मल कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, दैट इज नथिंग बट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेकिन ये कब हो रहा है? आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। और इसमें दो वैल्यू आने वाली है, दिस इंक्लूड्स टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमने यहां पर लिखा है, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दो वैल्यू यहां पर रहने वाले हैं। तो हम इसको ऐड कर देते हैं यहां पर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये टीवी प्लस आईआरवी आ रहा है यहां पर। तो टीवी की वैल्यू हमको मालूम है, यहां नजर आ रही है 500 ml, इसको हम ऐड कर सकते हैं। और आईआरवी की वैल्यू आपको मैक्सिमम लेना है बेटा, यहां पर 2500 भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे तो ये हो जाएगी 3000 ml। तो ये टोटल हो जाएगी यहां पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml। इस तरीके से ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू है। तो ये भी एक ध्यान रखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये भी मैच द पेयर पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml हो जाएगा। देन ठीक इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वाइस वर्सा जो है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हम पढ़ेंगे। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी वैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी रहेगा। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेटरी वर्ड है, और यहां पे भी नॉर्मल ही एक्सपायरेशन होगा, यहां पर भी नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा। तो यहां पर भी जो एक्सपायरेशन होने वाला है वो नॉर्मल एक्सपायरेशन होने वाला है, यहां पे भी हम कोई फोर्स नहीं लगाने वाले। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मली बिना कोई फोर्स से ऑक्सीजन को अंदर लिया, और फिर आप बिना कोई फोर्स लगाए एक्सपायरेशन कर रहे हो, CO2 को बाहर छोड़ रहे हो। तो ये जो बात है ये है यहां पर उस समय जो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो जाएगा, यस नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो जो है यहां पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो डेफिनेशन सुनते हैं, अच्छे से सुनना है, ये हमको होना और ये फॉर्मूला भी याद होना, टीवी प्लस आईआरवी, और ये भी सब याद होना, सब याद करना है। फोकट में मार्क्स नहीं मिलने वाले, यस नीट के लिए डेफिनेटली जम के मेहनत करना पड़ेगा। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर, ये वर्ड भी जरूरी है, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। किसी पर्सन ने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और उसके बाद जो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस ईआरवी। तो इसको भी हम सम अप कर देते हैं। दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहां पर आएगा, वो भी आने वाला है टीवी प्लस ईआरवी। ये ध्यान रखें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आईआरवी है क्योंकि ये इंस्पायरेटरी है, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ईआरवी है, और टाइडल वॉल्यूम तो दोनों में है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू हमको मालूम है 500 ml है, दिख रहा है, और ईआरवी जो है वो हम यहां पर जो वैल्यू लेने वाले हैं वो लोअर वैल्यू लेते हैं जनरली 1000 ml। तो ये जो रहने वाला है बेटा ये 1500 ml 1500 ml रहने वाला है। इस तरीके से ये वैल्यूज है। तो ये और एक वैल्यू हो गई यहां पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है वो है, तो ये यहां पर ये पहली कैपेसिटी हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और तीसरा जो आने वाला है वो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। देखो रेसिड्यू वर्ड आया यानी दिमाग में लाई लेना है कि रेसिड्यू आया मतलब रेसिड्यूअल वॉल्यूम आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि नाम में ही रेसिड्यूअल आया है। अब फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे
कि भाई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होगा, तो डेफिनेशन समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। किसी पर्सन ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो उसके लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, तो ये भी वैल्यू नॉर्मल एक्सपायरेशन रहेगी, ये भी वैल्यू नॉर्मल के लिए ही है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बची रहेगी दैट इज नथिंग बट द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो बची हुई वैल्यू है। एंड दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है इसको भी हम पता कर सकते हैं FRC। FRC जो आने वाला है यहां पर FRC, ये FRC यहां पर ERV प्लस RV से आएगा। ERV जो वैल्यू है हमने देखा, ERV की वैल्यू 1000 लेना है और RV की जो वैल्यू है वो मोर वैल्यू लेना है, ये 1200 ml लेना है। इसकी वैल्यू हमने ये 1000 ली है और रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1200 लेना है। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो जो आने वाली है वो 2200 ml, 2200 ml। ये सब नॉर्मल वैल्यूज है, इतनी नॉर्मल वैल्यूज किसी में पाई नहीं जाती, इससे कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत कम हो रहा है मतलब लंग्स में बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो ये 2200 ml यहां पर आने वाला है ना। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, फोर्थ वैल्यू जो है वो वाइटल कैपेसिटी रहेगी। वाइटल कैपेसिटी VC, इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो है यहां पर अभी तक हमने देखा बेटा यहां पे भी नॉर्मल था, यहां पे भी नॉर्मल था, यहां पे भी नॉर्मल था। अब यहां मुद्दा है कि जहां वाइटल कैपेसिटी आता है वहां फोर्सफुल आएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि यहां जो मामला होगा वो फोर्सफुल रहने वाला है, यहां फोर्सफुल ब्रीथिंग रहने वाली है। वाइटल कैपेसिटी की खासियत है कि इसमें फोर्सफुल जो है ब्रीथिंग होगी। अब जाहिर सी बात है अगर कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेगा तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होगा, और कोई पर्सन अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेगा तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। तो उस समय जो वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा दैट इज वाइटल कैपेसिटी, तो उसको हम यहां पर वाइटल कैपेसिटी बोलने वाले हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, ब्रीथ इन का मतलब इनहेलेशन होगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, ये वर्ड बहुत जरूरी है। किसी पर्सन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया और उस फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो अंदर ले पा रहा है एयर जो है वो जो है यहां पर वाइटल कैपेसिटी है। तो किसी ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया और उसके बाद जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेगा जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आएगी वो है वाइटल कैपेसिटी। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन था वैसे ही आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन भी होगा। तो दूसरी डेफिनेशन और एक है यहां पर, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, यहां ब्रीथ इन था यहां ब्रीथ आउट है आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। तो किसी पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया और फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जब वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा तो उस समय जो वॉल्यूम ऑफ एयर जाएगी दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वो बाहर फेंक सकता है, कब? आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। तो ध्यान रखें वाइटल कैपेसिटी में मामला फोर्सफुल आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। इसमें फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी आएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी आएगा, दोनों डेफिनेशन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 वैल्यूज का यहां पर सम है, एक टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको भी अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर यह मामला होने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां हम समझेंगे
वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का शॉर्ट फॉर्म वीसी है। इसमें 3 वैल्यू आने वाले हैं, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ऐसे तीनों वैल्यू आने वाले हैं। अब जो टीवी है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है हमको मालूम है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इट इज 500 ml। आईआरवी की जो वैल्यू लेते हैं हम वो 3000 लेते हैं, ये जनरली 3000 लेते हैं। और हम ईआरवी की जो वैल्यू है वो जनरली 1000 लेते हैं, वो हम 1000 लेंगे। तो ये जो होने वाला है, ये होने वाला है बेटा 4500 ml, ये 4500 ml होने वाला है इस तरीके से। वैसे ये रेंज करते हैं, ये वैरी भी करते हैं 4500 टू 5000 ml वगैरह। तो इस तरीके से ये वाइटल कैपेसिटी है, और वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू 4500 ml आ रही है। तो ये वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के लिए एक ही चीज जरूरी है कि इसमें फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। यहां भी नॉर्मल था, यहां पे भी नॉर्मल था, यहां पे भी नॉर्मल था, यहां फोर्सफुल है। अब बात आगे बढ़ाएंगे, लास्ट जो वैल्यू हम देखने वाले दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, जहां टोटल आ गया वहां पूरे ही ऐड करना है, पूरे मतलब ये चारों वैल्यू को आपको ऐड करना है, चारों वैल्यू को ऐड करना है। टोटल जहां बोल दिए तो नाम में ही टोटल है, तो पूरे वैल्यू, ये जो चारों वैल्यू है उनको ऐड करना है, ये चीज ध्यान रखें। अब टोटल लंग कैपेसिटी का मीनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसकी यहां पर वैल्यू रहने वाली है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। तो डेफिनेशन सुन के ऐसा लगता है कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ऐसे जब डेफिनेशंस आते हैं तो उसको टुकड़ों में पढ़ें। तो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड, अकोमोडेट का मतलब फिटेड इनसाइड, द मीनिंग ऑफ अकोमोडेटेड इज फिटेड इनसाइड। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर फिट की जा सकती है, जितनी मैक्सिमम की जा सकती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर फिट की जा सकती है मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। मतलब किसी पर्सन ने जितना दम है उतना लगा लो भाई, जितना फोर्स लगा सकता था उतना फोर्सफुल उसने इंस्पायरेशन किया, और उतना पूरा फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, पूरा फोर्स लगाने के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन पूरा जोर से जितनी ताकत लगाया पूरा लगाया, तो जितनी ऑक्सीजन वो मैक्सिमम ला सकता है, वो बात यहां पर चल रही है। तो किसी ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वहां फिट हो सकता है लंग्स के अंदर, मैक्सिमम जो फिट हो सकता है एट द एंड ऑफ अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो वो है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब ये लंग्स की इफिशियंसी को बता रहा है। तो ये जो कैपेसिटी, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उनमें ये एबिलिटी बेहतरीन होती है और बेस्ट एबिलिटी होती है, क्योंकि उनका फिटनेस वैसा होता है, वो मैक्सिमम एयर को अपने बॉडी के अंदर लेके आ सकते हैं पूरे फोर्स के साथ, और वो ज्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं। अब इसमें पूरे वैल्यू ऐड करना है, आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी सब। और इसका और एक इक्वेशन है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर चीजें होगी। तो यहां अगर हम बात करें तो ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी में सभी वैल्यूज आ रहे हैं, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और साथ में जो आने वाली है वो वैल्यू यहां ईआरवी जो आएगी, तो ईआरवी के साथ यहां आरवी भी आने वाला है, ये भी बात ध्यान रखें, आरवी भी यहां पर आने वाला है। तो यहां सभी वैल्यूज आने वाले हैं। तो यहां इसके जगह टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो है यहां वैल्यू जो आने वाली है वो वाइटल कैपेसिटी आएगी। तो हम टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी जो है इसके जगह हम वाइटल कैपेसिटी लिख सकते हैं वीसी, और साथ में जो है हम आरवी जो है यहां पर ऐड करेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो अभी हमने देखे 4500 ml हुई वाइटल कैपेसिटी, प्लस जो आरवी की जो वैल्यू है वो 1200 ml है,
वो 1200 ml यहां पर होने वाली है। तो इस तरीके से अगर हम इसको मेजर करें तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 5700 ml, 5700 ml इसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये टोटल वैल्यू 5700 ml आने वाली है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी का और एक फॉर्मूला आ सकता है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि इसमें तीनों आ गए, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इस तरीके से यहां पर चीजें जो हैं वो आने वाली हैं और इसकी वैल्यू 5700 ml रहने वाली है। तो ये जो है यहां अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहां हमने सभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पढ़ ली है। एक चीज दिमाग में रखें कि जहां रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, हमने जो लिखा है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो जहां जहां रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में भी आरवी आ गया, तो इसको भी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आया। दूसरी बात, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक वैल्यू में आ रहा है, दैट इज टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें भी आरवी आया। तो जहां जहां आरवी आया उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, इसमें तीन वैल्यूज रहने वाली हैं, ये चीज ध्यान रखें। एक आरवी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, साथ में हम एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और तीसरी बात जो है यहां पर टोटल लंग कैपेसिटी, ये तीन वैल्यू जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये वॉल्यूम हो गया और ये कैपेसिटीज हो गए कि इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो ये उसका लिमिटेशन है। सो होप सो सबको ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज ये टॉपिक समझा हो। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। सो सुनने के लिए शुक्रिया। दैट्स इट, थैंक यू।